एपिसोड 275 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने सारे सोल्जर्स को इस बारे में बताता है कि जहाँ पर बहुत ही जल्दी कुछ पावरफुल मार्शल गार्ड्स अटैक करने वाले हैं और फैन चाओ चुआन के साथ बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है क्योंकि वो एक लालची इंसान है। इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर बहस करना बंद करो और मेरे साथ जल्दी से यहाँ से निकलो, इससे पहले कि वो मार्शल गार्ड हमारे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए। मिंग सबसे पहले वहाँ से भागता है और वो सारे सोल्जर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे जनरल तो बहुत ज्यादा समझदार हैं। जनरल जी, ये फैसला आपने बहुत ही अच्छा किया, अब वो मार्शल गार्ड्स उनको मार डालेंगे। फैन चाओ चुआन बहुत ही बुरा है, उसने हमारे क्रेडिट्स को छीनने की कोशिश की है, लेकिन उन मार्शल गार्ड्स के हाथों इस बार वो नहीं बच पाएगा। चलो यहाँ से दूर चलते हैं और वहाँ पर किसी ऊंची सी जगह पर बैठकर इस सारे शो को एंजॉय करते हैं। फैन चाओ चुआन को मरता हुआ देखते हैं तो मिंग सबसे आगे आगे होता है और उसके पीछे मैंगी होता है, जबकि उनके पीछे सोल्जर्स होते हैं। मैंगी मिंग से कहता है जनरल आपको क्या लगता है जनरल फेंगजियान भी वहाँ पर उसके साथ है अपने भतीजे के साथ, तो क्या वो उनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा? मिंग उसे कहता है फेंजी कांग खुद भी एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड है और ऊपर से इनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। इन सारी मिलिट्री पावर्स को यूज करते हुए वो एक मिलिट्री फॉर्मेशन बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इनकी आर्मी को काफी सारा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इन सभी को मारना कम्प्लीटली मुमकिन नहीं है। फैन चाओ चुआन के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो जिंदा बचेगा क्योंकि वो काफी वीक है, लेकिन जनरल फेंजी गांग वो बच जाएगा लेकिन काफी ज्यादा जख्मी होगा। उसकी आर्मी के बारे में ये है उसकी आर्मी के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, हो सकता है कि उसकी आधी आर्मी वाइप आउट हो जाए। तो यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला काफी दिनों के बाद आया है। कहानी सुनाने वाला कहता है तो जैसा कि मिंग ने प्रेडिक्ट किया था वहाँ पर 5 बहुत ही पावरफुल मार्शल गार्ड आते हैं और मार्शल गार्ड आने के बाद उनके ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर जानटियान होली लैंड की बड़ी दुनिया के जो लोग हैं यानी पावरफुल मार्शल गार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तियानजान लैंड के मुकाबले में। तो वहाँ पर आने के बाद उन्होंने आर्मी के आधे सोल्जर्स को तो ऐसे ही मार डाला और इसके अलावा सोल्जर्स को इस बारे में नहीं पता था कि ऊजैन कंट्री के लोग जो कि आम नागरिक हैं वो भी वेपन्स लेकर बाहर निकल आएंगे और सोल्जर्स के ऊपर अटैक करेंगे। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर सारी आर्मी का मुकाबला किया। बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। तो ऊजेंग सिटी वालों के पास उनकी जो स्पेशल पावर है यानी कि वो डीमन गार्ड्स को यूज कर सकते हैं। उनके पास अभी भी बहुत सारे डीमन गार्ड्स हैं। उन्होंने अपने पास से बहुत सारे डीमन गार्ड्स को निकाला और इन डीमन गार्ड्स के सामने टिक पाना हमारी आर्मी की बस की बात नहीं थी। जहाँ तक कि उन डीमन गार्ड्स में से कुछ ऐसे डीमन गार्ड्स थे जो कि मार्शल गार्ड के लेवल के थे, ज्यादातर मार्शल डोमिनेटर लेवल के थे। हम सोल्जर्स का उनके सामने टिक पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो उन सारे डीमन गार्ड्स के वहाँ पर अपीयर होने के बाद बैटल का नतीजा बदलना शुरू हो गया। पर हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स थे वो बहुत ही जल्दी कम होना शुरू हो गए। तो उन सारे सोल्जर्स में जो कि वहाँ पर मार गए उन सभी सोल्जर में फैन चाओ चुआन भी था। फैन चाओ चुआन भी बैटलफील्ड पर मारा गया। 3 घंटे तक ये वार जारी रही। 3 घंटे के बाद जनरल फेंजियान अपना एक बाजू कटाने के बाद अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से पीछे हटाए, उस शहर को छोड़कर बाहर आ गए। हालांकि उनकी आधी आर्मी वहीं पर मर चुकी है, उनका भतीजा भी मर गया। इसके अलावा ऊजेंग सिटी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऊजेंग सिटी के मिलियंस के हिसाब से सोल्जर्स मारे गए और कुछ मार्शल गार्ड भी मारे गए, यहाँ तक कि उनके डीमन गार्ड्स में से भी 13 डीमन गार्ड मारे गए। इसके अलावा ऊजेंग सिटी के बहुत सारे गार्ड डिस्ट्रॉय हो गए, उनके बहुत सारे माल को लूट लिया गया। नेक्स्ट सीन हमारा जनरल फेंजियान गांग के कैंप का दिखाया जाता है। जनरल फेंजियान पट्टियों में लिपटे वहाँ पर बैठे होते हैं बिना एक बाजू के। उनके पास बचे कुछ जनरल खड़े होते हैं। मिंग भी उन जनरल्स में होता है। जनरल फेंजियान अब अपना सारा गुस्सा मिंग के ऊपर निकालने वाले हैं। वो चिल्लाकर मिंग से कहते हैं जी वो जी, जहाँ पर इन सारे सोल्जर्स में से सिर्फ एक तुम ही हो जिसके सारे के सारे सोल्जर जिंदा हैं और एक भी सोल्जर नहीं मरा, और इसके अलावा तुम भी जख्मी नहीं हो, तुम बिल्कुल सही सलामत हो। यहाँ तक कि मेरा भतीजा फैन चाओ चुआन भी वहाँ पर बैटलफील्ड पर मारा गया। तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? तुम हमारे साथ फाइट करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े? मिंग जनरल फेंजियान से कहता है जनरल फेंजियान ये ऑर्डर्स आपके थे कि 3 दिन के अंदर अंदर मुझे दीवार को तोड़ना है। मैं अपनी आर्मी को पूरी रात तैयार किया। पूरी रात की मेहनत के बाद वहाँ पर एक बहुत ही हैवी बैटल करने के बाद हमने दीवार को तोड़ा। तो मेरा मिशन तो वैसे भी दीवार को तोड़ने का था। दीवार को तोड़ने के बाद आपने अपनी आर्मी को अंदर लेकर जाना था और उनके ऊपर अटैक करना था। मेरा मिशन पूरा होने के बाद मेरी आर्मी थकी हुई थी, मैं इसलिए उन सभी को लेकर पीछे चला गया ताकि हम लोग आराम कर सकें। क्या इस बात से कोई मसला है? आर्मी रूल्स तो यही कहते हैं पहली टुकड़ी जो अटैक कर रही है उसे रेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। जनरल उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होती है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारी आर्मी रूल्स के मुताबिक अगर एक टुकड़ी पहले अटैक करने के लिए गई है तो दूसरे अटैक के बाद उसे रेस्ट करने का मौका दिया जाता है कि दूसरी टुकड़ी आगे बढ़कर अटैक कर सके। लेकिन अब जबकि यहाँ पर मेरा भतीजा मरा है तो मेरे भतीजे के मरने को मैं अपनी फैमिली वालों को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? मुझे कोई ना कोई बलि का बकरा तो चाहिए होगा। जनरल फेंजियान थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं तो मेरे पास तो एक ही बलि का बकरा है और वो ये जीवू जी है। उसे कहते हैं जनरल जीवू जी तुम्हारे लिए नए ऑर्डर्स हैं। मिंग उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है जी जनरल मुझे बताएं मेरे नए ऑर्डर्स क्या हैं। जनरल फेंजियान जीवू जी की तारीफ करते हुए कहते हैं वो उसे कहते हैं तुम्हारे सोल्जर्स काफी
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें फाइटिंग का एक्सपीरियंस है, तुमने उनकी दीवार को तोड़ा है, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए नए ऑर्डर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सिटी के अंदर डीप जाओ और वहाँ पर जाने के बाद ओजेंग सिटी के सिटी लॉर्ड को जिंदा पकड़ कर लाओ। तो मुझे पता है कि तुम ये काम बहुत ही अच्छे से कर लोगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये तो साफ साफ मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि ये अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहा है, इसका भतीजा मरा है। इसे क्या लगता है कि अपनी आर्मी के साथ ओजेंग सिटी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया तो मैं वहाँ पर जाने के बाद ओजेंग सिटी के किंग को जिंदा कैसे पकड़ कर ला सकता हूँ। ये तो सीधा सीधा मुझे वहाँ पर भिजवा कर मरवाने का एक बहाना है। लेकिन मिंग यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा और क्या कर सकता है। मिंग उसे कहता है ठीक है जनरल, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। तो फिर मिंग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। जनरल फैंसियान के पास एक मार्शल डोमिनेटर होता है जो कि एक शैडो असैसिन होता है। वो उसे कहते हैं इस लड़के के पीछे जाओ और इसके ऊपर नजर रखना, अगर ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना करे, किंग को पकड़ने के लिए ओजेंग सिटी में ना जाए तो इसे मार डालना। शैडो गार्ड कहता है ठीक है जनरल, मैं इसके पीछे जाता हूँ और वो मिंग का पीछा करता है। जबकि मिंग वापस अपने कैंप्स में आ जाता है। मिंग काफी परेशान होता है और कहता है अब मैं वापस जाकर इन सभी को क्या जवाब दूंगा, मेरे जाइंट्स तो इंतजार कर रहे होंगे कि मैं रिवार्ड लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैंगी सामने खड़ा होता है। मैंगी कहता है जनरल तो मुझे जल्दी से बताएं जनरल फैंसियान ने हमें दीवार को तोड़ने पर कौन सा इनाम दिया है। मैंगी काफी ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि शायद कोई रिवार्ड मिलने वाला है। मिंग उसे कहता है हाँ जनरल ने मुझे बहुत ही अच्छा रिवार्ड दिया है। बेवकूफ कहीं के, उसने तो रिवार्ड का जिक्र भी नहीं किया, उल्टा मुझे सजा दे दी। उसका नया ऑर्डर सजा से कम नहीं है। वो चाहते हैं कि आज रात मैं ओजेंग सिटी के अंदर जाऊं और उनके किंग को जिंदा पकड़ कर लाऊं। साथ ही मिंग अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए अलग से उसे कहता है मैंगी मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक शैडो सोल्जर जो कि जनरल फैंसियान का है वो मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन दो और टेलीपैथी को यूज करते हुए अलग से मेरे साथ बात करो। मैंगी कहता है जनरल ओजेंग सिटी के किंग को जिंदा पकड़ना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा कैसे कर सकेंगे आप। साथ ही वो टेलीपैथी से मिंग से कहता है जनरल यहाँ पर हो क्या रहा है ना, हम लोग अपनी आर्मी को गैदर करें और आपके पीछे ये जो शैडो गार्ड लगा हुआ है इसको मार डालें, फिर से मसला हल हो जाएगा। मिंग उसे कहता है नहीं हम लोग इसको यहाँ पर नहीं मार सकते क्योंकि फैंसी कांग को मैं चाहिए, वो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। अगर हम लोगों ने इस शैडो गार्ड को यहाँ पर मार दिया तो वो उसके बाद तुम सभी को पकड़ कर बंदी बना लेगा, हो सकता है कि तुम सभी के सर कटवा दे, इस बंदे को तो मैं खुद ही निमट लूंगा। साथ ही मिंग अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी रिंग निकालते हुए कहता है अगर मुझे यहाँ पर इस मिशन को पूरा करते हुए कुछ हो जाता है तो मेरे पास सेकंड इन कमांड तुम हो, मेरे बाद इस सारी आर्मी के जनरल तुम बन जाओगे। मैं इस रिंग के अंदर बहुत सारे मार्शल कॉइंस तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ मेरे वापस आने तक। अगर मैं वापस आऊँ तो ठीक है, अगर वापस ना आऊँ तो इस रिंग के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को तुम यूज कर सकते हो। मैंगी उस रिंग को लेने के बाद रोना शुरू कर देता है और कहता है मास्टर क्या आपको वाकई में वहाँ पर जाने की जरूरत है, प्लीज मत जाए, आपको पता है ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, अब हमें इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मिंग उसे कहता है मैंगी मुझे मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। मिंग टेलीपैथी से मैंगी से कहता है अगर मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया और उस किंग को जिंदा पकड़ भी लाया तो मुझे नहीं लगता कि फैंसी कांग मुझे छोड़ने वाला है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा मुझे मरवाने का। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपने मरने का नाटक करना होगा। मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा और जाकर ओजेंग किंगडम के अंदर घुसने का नाटक करूंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अफवाह फैलानी है कि मैं वहाँ पर गया हूँ और वहाँ की आर्मी ने मुझे पकड़कर मार डाला है। इस तरह मैं जनरल फैंसी कांग की नजर में मर जाऊंगा, लेकिन मैं एक नई आइडेंटिटी के साथ तुम्हारे पास वापस आऊंगा और इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी नई आइडेंटिटी के साथ वापस आऊंगा। मैंगी वहीं पर घुटने टेकता है और रोते हुए कहता है जनरल प्लीज जल्दी वापस आना, हमारे सारे सोल्जर आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। तो यहीं पर मिंग उन सभी को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। मिंग ओजेंग कंट्री के अंदर बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है क्योंकि मिंग को अच्छी तरह से पता है वो शैडो गार्ड उसका पीछा कर रहा है। मिंग जंगल के अंदर से गुजर रहा होता है। मिंग उसे कहती है मास्टर वो शैडो गार्ड अभी भी आपके पीछे है और उसकी स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्ट्स के सेंट के बराबर हो सकती है। मिंग उसे कहता है मिंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, मैं उसे यहीं पर मारने वाला हूँ। और उसके बाद मिंग बड़ी स्पीड के साथ दरख्तों की साइड से होकर गुजर जाता है। शैडो गार्ड को लगता है कि उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, वो भी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है। जबकि उसी वक्त ट्री डीमन वहाँ पर आता है और अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। शैडो गार्ड जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है, आयर उसके ऊपर किसने अटैक कर दिया, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके सामने ट्री डीमन होता है जो कि अपनी फुल फॉर्म में होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये ट्री डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, और ऊपर से यह ट्री डीमन एक मार्शल आर्ट्स के गॉड के लेवल का है, मैं इसको नहीं हरा सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और वो पीछे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ जाता है तो उसके सामने एक फॉर्मेशन ओपन होती है और उसके साथ टकरा कर वहीं पर नीचे गिर जाता है। शैडो गार्ड नीचे गिरने के बाद कहता है ये तो एक फॉरबिडन एयर फॉर्मेशन है, इसका मतलब है यहाँ से उड़कर नहीं निकल सकता। ये फॉर्मेशन यहाँ पर किसने बिछाई होगी, क्या ये उस लड़के ने की है। जहाँ पर वो गिरा होता है वहीं पर नीचे पॉइजन होता है और वो पॉइजन उसकी टांगों के ऊपर लग जाता है। तो ये शैडो गार्ड बेचारा तो किसी तरफ भी नहीं भाग सकता, उड़कर
कूदकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि सामने उसके ट्री डीमन है और नीचे उसके पॉइजन है। ट्री डीमन जल्दी से उसके सर पर पहुंच जाता है और अपने पंजे को रेडी करता है उसके ऊपर मारने के लिए। शैडो गार्ड उसकी तरफ देखता है और कहता है अब तो मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है, और ट्री डीमन अपना पंजा उसके ऊपर मारकर उसको मार देता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 275 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 276 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जनरल फैंसगन की तरफ से मिंग का पीछा करने वाले शैडो गार्ड को ट्री डीमन रास्ते में पकड़ लेता है और उसे वो वहीं पर मार देता है। और उसको मारने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत में ट्री डीमन अपने साइज को छोटा करता है तो मिंग वहीं पर खड़ा होता है। ट्री डीमन उसे कहता है मास्टर, मैंने आपके लिए उसको मार दिया। मिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और ट्री डीमन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मैंने तुम्हें अपना सर्वेंट इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम जहाँ पर इस दुनिया को अच्छी तरह से जानते हो और मेरे सोल्जर्स तुम्हारे साथ साथ आगे बढ़ पाएंगे। मैं यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अब जबकि मैं अकेला रह गया हूँ और मैंने अपनी आर्मी को छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। ट्री डीमन भी ये बात सुनने के बाद काफी उदास हो जाता है। मिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये ट्री डीमन मुझे बाई चांस मिला और इसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की, अब इतना तो बनता है कि मैं इसको यहाँ से आजाद कर दूँ। तो मिंग ट्री डीमन से कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे टिपटैन विला के मार्शल गार्ड्स के साथ जाकर फाइट करना पड़ सकती है। तुम वहाँ पर मेरी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाओगे, तुम भी वहाँ पर मारे जाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। और फिर मिंग उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिंग उसी जंगल के अंदर से भागता हुआ जा रहा होता है और मिंग कहता है तो यहाँ पर जानटियान होली लैंड की इस बड़ी दुनिया के अंदर जनरल फैंसगान ने जीवूजी जनरल को ऊजेंग सिटी के किंग को पकड़ने के लिए भेजा था और वो वहीं पर उन लोगों के हाथों मारा गया। तो चलो ठीक है, अब से अपनी दोबारा नई आइडेंटिटी लेते हैं और मिंग दोबारा से मिंग बन जाता है। और जहाँ पर हमारा मिंग वापस आ गया है। मिंग वहाँ से भागते हुए सीधा ऊजेंग सिटी जाता है। असल में वो वहाँ पर किंग को पकड़ने के लिए गया है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया है ताकि जनरल फैंसगान को लगे कि असल का जीवूजी मर चुका है। मिंग ऊजेंग कंट्री के इंपीरियल पैलेस में जाता है जहाँ पर उसे पता है कि उसे किंग मिलेगा। तो मिंग वहीं पर बेस बदलकर एक लड़की के बेस में वहाँ पर जाता है। तो किंग अपनी चेयर पर बैठा होता है जबकि उसके सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वहीं पर एक यंग मास्टर होता है और यंग मास्टर के साथ एक लड़की अपने हाथ में प्लेट में फ्रूट लेकर खड़ी होती है। यही लड़की हमारा मिंग है। मिंग कहता है अगर मुझे टिपटैन विला के मास्टर्स के साथ फाइट करनी है और अपनी लेंसू को वहाँ से बचाना है तो उसके लिए मुझे पावरफुल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि इन ऊजेंग सिटी वालों के पास बहुत ही पावरफुल डीमन गार्ड्स हैं। अगर वो डीमन गार्ड्स की पावर मेरे हाथ में लग जाती है तो फिर मैं टिपटैन विला के लोगों के साथ आसानी से फाइट कर सकता हूँ। किंग अपने लोगों से कहते हैं मैंने इस सब के बारे में रिसर्च किया है तो मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो आर्मी आई है वो टियानजान कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आई है। टियानजान कॉन्टिनेंट हमारी इस दुनिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है। न सिर्फ यहाँ पर हमारे ऊजेंग कंट्री के ऊपर अटैक किया गया है बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे किंगडम्स हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। और मुझे लगता है कि बाकी के सारे कंट्रीज और किंगडम्स आपस में मिलकर अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इन सारे दुश्मनों को पीछे हटा सके और इनका मुकाबला कर सके। हमें बस थोड़ी देर तक यहीं पर इन सभी एनिमीज को रोका रखना होगा जब तक कि मदद यहाँ तक पहुँच नहीं आती। तो यंग मास्टर अपने किंग से कहता है फादर, चैनवू पैलेस और टिपटैन विला वाले वो लोग तो हमेशा ही हमारे गोल्डन एम्पायर के ऊपर नजर लगाकर रखते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वार का फायदा उठाते हुए वो भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं? किंग अपने बेटे से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि हमारे गोल्डन एम्पायर को यहाँ पर फुट होल्ड कैसे मिला इतनी सारी स्पेशल फोर्सेज के यहाँ पर होने के बावजूद, जबकि यहाँ पर टिपटैन विला और चैनवू पैलेस जैसे बड़ी पावरफुल फोर्सेज हैं, लेकिन उनके बावजूद हमारे गोल्डन पैलेस को यहाँ पर जगह मिली और हमने अपनी जगह बनाई। यंग मास्टर अपने फादर से कहता है फादर, ये सब कुछ गॉड की पावर की वजह से है क्योंकि हमारे पास पैरासिटिक गॉड्स हैं और ऊपर से आपके पास वो स्पेशल गॉड की पावर है। इसी वजह से हम लोग टिपटैन विला और चैनवू पैलेस वालों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनके पास मार्शल आर्ट्स के गॉड्स हैं जबकि हमारे पास डीमन गॉड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। किंग उन सभी से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक हमारे पास हमारे मेनली गॉड की पावर मौजूद है तब तक अनजान कॉन्टिनेंट की आर्मी हमारे पर अटैक नहीं कर पाएगी और न ही बाकी की फोर्सेज हमारे पर अटैक करने का सोचेंगी क्योंकि उन सभी को पता है कि हमारे पास गॉड्स की पावर है। एक बार हमारे गोल्डन एम्पायर की सारी फोर्सेस यूनाइट हो गई तो उसके बाद टियानजान की आर्मी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। यंग मास्टर अपने फादर से कहता है फादर, मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर गोल्डन एम्पायर में डीमन गार्ड्स हैं जबकि बाकी किसी के पास भी डीमन गार्ड्स नहीं है। पूरी की पूरी जानटियान बड़ी दुनिया के अंदर किसी भी एम्पायर के पास ये पावर नहीं है, हमारे पास क्यों है? फादर उसे कहते हैं ये एक सीक्रेट है जो कि सिर्फ किंग को पता होना चाहिए। जब तुम्हें किंग बनोगे तब तुम्हें मैं इस बारे में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें सीक्रेट के बारे में नहीं
बताया जा सकता, लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कोई भी तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हारे इस गोल्डन एम्पायर को नहीं छीन सकता, क्योंकि जब तक हमारे पास गॉड की पावर है तब तक हम लोग तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। जबकि मिंग भी वहाँ पर खड़ा खड़ा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है पता नहीं ये बूढ़ा खूसर बता क्यों नहीं रहा कि ये गॉड्स की पावर कहाँ से आई है। लेकिन चलो इतना तो पता चला कि सिर्फ इन डीमन गॉड्स की पावर इन ऊजेंग सिटी वालों के पास ही है, यानी गोल्डन एम्पायर वालों के पास ही है और किसी के पास नहीं है। किंग उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग मेरे स्पेशल दरबारी, मेरे मिनिस्टर्स और मेरे प्रिंसेस हो। मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुलवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग टियानजियान आर्मी के सामने डट कर खड़े हो जाओ और उनके अटैक्स को रेजिस्ट करो। अब जबकि हमारे पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसी वजह से हमारे किंगडम ने जितनी भी फोर्सेज है वो सभी मिलकर एक होती जा रही है और एक अलायंस क्रिएट कर रही है। गोल्डन एम्पायर में जितने भी किंगडम्स हैं वो सभी मिलकर इन टियानजियान की आर्मी वालों का मुकाबला करेंगे। जैसे हमारी अलायंस यहाँ पर पहुँच जाएगी ऊजेंग सिटी में, तो वो लोग यहाँ पर आकर इनका मुकाबला करेंगे और उस वक्त हम लोग इन सभी को हरा देंगे। एक बार हम लोग टियानजियान कॉन्टिनेंट के इन लोगों के साथ फाइट कर ले, उसके बाद हम लोग शेनवू पैलेस और टिपटान विला जैसी फोर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद पूरे का पूरा यांटियान बड़ी दुनिया ये हमारी हो जाएगी। और साथ ही किंग उठकर खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए सबसे कहते हैं अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग इस यांटियान कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लेंगे और गोल्डन एम्पायर इस पूरे के पूरे यांटियान कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करेगा। वो सारे मिनिस्टर अपने किंग की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं और किंग के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे मंत्री वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जबकि किंग एक दूसरे रूम की तरफ जा रहा होता है। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या तुम अपने इस गोल्डन क्लॉक की पावर को यूज करते हुए मुझे एक छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा बना सकती हो ताकि मैं उड़कर किंग के पीछे जा सकूं। मिंग उसे कहती है मास्टर मैं ऐसा कर तो सकती हूँ लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। मिंग उसे कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वो भागता हुआ एक दरख्त के पीछे जाता है और जाने के बाद अपने मैरिस्टेले से कहता है मैरिस्टेले मेरे 1 मिलियन मार्शल गार्ड कोइंस को कंज्यूम करो और बदले में मुझे एक कीड़ा बना दो, इसके पंख भी हों और उसे ऐसा बनाना कि एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड भी उसको ना पहचान सके। मैरिस्टेले इसके 1 मिलियन मार्शल गार्ड कोइंस को कंज्यूम करने के बाद मिंग को एक छोटा सा कीड़ा बना देता है। तो मिंग उड़ता हुआ सीधा किंग के पीछे जाता है। किंग अपने पैलेस के दूसरे रूम में जाने के बाद वहाँ पर 2 लड़कियों से मिलता है। वो लड़कियाँ किंग से कहती हैं योर मैजेस्टी क्या वाकई में उन सभी लोगों ने आपकी बात पर भरोसा कर लिया? क्या उन्हें लगता है कि अलायंस यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आने वाली है? किंग उन दोनों लड़कियों से कहते हैं तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उन सभी को इतना ज्यादा हौसला दे दिया है। मैंने उन्हें कहा है कि यहाँ पर एक अलायंस आने वाली है, हमारे बाकी के किंगडम्स आपस में मिलकर अलायंस बना रहे हैं और उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि इन सारे किंगडम्स के दरमियान में अलायंस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये लोग यहाँ पर टियानजियान कॉन्टिनेंट से आने वाली आर्मी का मुकाबला करते रहेंगे जब तक कि ये लोग मर नहीं जाते। लेकिन मुझे बताया कि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, इसीलिए तो मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी टियानजियान आर्मी के हाथों मारा जाऊं। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। दूसरी लड़की किंग से कहती है योर मैजेस्टी क्या आपने अपना सब कुछ ले लिया, यहाँ पर कुछ बाकी तो नहीं छोड़ा? किंग अपने पास एक छोटा बॉक्स निकालता है और हंसते हुए सबसे कहता है जब तक मेरे पास ये गॉड रैंक का गॉड है, साथ ही हमारे पास ऊजेंग सिटी का जितना भी हिडन ट्रेजर है वो सारे का सारा भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये सारा हम लोग लेकर यहाँ से भागने वाले हैं। जब तक ये सारे ट्रेजर खत्म नहीं होते तब तक हम लोग एक बहुत ही आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं, जबकि बाकी सभी लोग यहाँ पर मरते रहेंगे। जबकि मिंग भी वहीं पर छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। मिंग को भी पता चल जाता है कि गॉड रैंक का जो गॉड है वो उस बॉक्स के अंदर है। वो दोनों ही लड़कियां किंग से कहती हैं किंग चलें जल्दी से फिर यहाँ से निकलते हैं अब जबकि हमने सब कुछ पैक कर लिया है। दूसरी लड़की कहती है और क्वीन हमारे ऊपर नजर रखती है, अगर क्वीन ने हमें यहाँ पर इकट्ठे एक रूम में देख लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और हमें तो मार ही डालेगी। फिर साथ ही वो दोनों लड़कियां भागते हुए किंग के पास चली जाती है। किंग उनसे कहता है चलो ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। अपनी क्वीन को पता लगने से पहले ही किंग उस बॉक्स को एक गिफ्ट रैपिंग में पैक कर लेते हैं और अपने हाथ में पकड़ते हैं और साथ ही अपने सामने एक पोर्टल ओपन करते हैं और दोनों लड़कियों से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। जब तक हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे तब तक तो क्वीन मर चुकी होगी और उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। जैसे किंग अपनी दोनों लड़कियों के साथ उस पोर्टल से अंदर जाता है उसी वक्त मिंग भी उसके पीछे पीछे पोर्टल से अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक और जगह का दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट पैलेस होता है जिसका नाम क्रिप्ट होता है, जो कि यहाँ से इस ऊजेंग सिटी से हजारों किलोमीटर दूर होता है। किंग अपनी दोनों लड़कियों को लेकर वहीं पर गया है। वो उसका एक अंडरग्राउंड पैलेस है जहाँ पर वो छुपने वाला है। वहाँ पर 4-5 नौकरानियां पहले से खड़ी होती हैं। सारी किंग को वहाँ पर देखने पर उसे ग्रीट करती हैं। किंग हंसते हुए कहता है जब तक टियानजियान आर्मी वाले ऊजेंग सिटी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं कर देते फिर ऊजेंग सिटी वाले इस जंग को जीत नहीं जाते तब तक हम सभी लोग यहीं पर इसी क्रिप्ट में रहेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जैसे ये सारा मसला हल हो जाएगा हम लोग ऊजेंग किंगडम में वापस चले जाएंगे। वो दोनों लड़कियां शर्माते हुए किंग से कहती है किंग तो बहुत ही बुरे हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत ही मजे की जिंदगी गुजारने वाले हैं जबकि आपके सभी लोग वहाँ पर मरने वाले हैं। वहीं पर सामने
टेबल पर बहुत सारा खाना तैयार होता है। दोनों लड़कियां कहती हैं हमारी जहाँ पर नौकरानियों ने सारे का सारा खाना तैयार कर दिया हुआ है और साथ ही वाइन भी तैयार है। चले योर मैजेस्टी, चल के बैठते हैं और चल के खाना खाते हैं। किंग अपनी दोनों लड़कियों के साथ ही वहीं पर बैठ जाता है खाना खाने के लिए। किंग उनसे कहता है चलो ठीक है, खाना खाने के बाद मैं बहुत ज्यादा पीने वाला हूँ, आज रात हम लोग वापस नहीं जाने वाले, आज रात हम यहीं पर गुजारेंगे। वो लड़कियां शर्माते हुए कहती हैं किंग ज्यादा पीने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा मत करना, लास्ट टाइम भी आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। किंग उसे कहते हैं पीने के बाद मैं एंजॉय तो करूंगा ही, इसीलिए तो तुम दोनों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। जबकि मिंग भी वहीं पर ये सब कुछ देख रहा होता है। मिंग उस सारे खाने की तरफ देखता है और कहता है इस सारे के सारे खाने में और साथ ही किंग की वाइन के अंदर भी किसी ने पॉइजन डाला हुआ है। जैसे ये लोग इस खाने को खाएंगे इसी वक्त पॉइजन इनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और ये लोग यहीं पर मर जाएंगे। तो किंग अपने वाइन की गिलास को उठाता है और उसे पी जाता है, लेकिन जैसे वो वाइन के गिलास को पीता है उसे महसूस होता है कि इसके अंदर पॉइजन है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जल्दी से उन दोनों लड़कियों को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम दोनों की जान बचाई और तुम दोनों को यहाँ पर मजे करने के लिए अपने साथ लेकर आया, लेकिन तुम दोनों ने मुझे पॉइजन दे दिया। वो दोनों लड़कियां चिल्ला रही होती हैं और किंग से कहती हैं किंग हमने ऐसा नहीं किया, हमने आपको पॉइजन नहीं दिया, प्लीज हमारे पर भरोसा करें। लेकिन किंग उन दोनों की बात को नहीं सुनता और साथ ही अपने मुट्ठी को बंद करता है और उन दोनों की गर्दन तोड़ देता है और उन दोनों को वहीं पर मार देता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 276 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किंग को पॉइजन किसने दिया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 277 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किंग अपनी दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर क्रिप्ट में जाता है जो कि उसका एक सीक्रेट पैलेस है। वहाँ पर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला है ताकि वुजेंग सिटी के ऊपर दूसरी आर्मी अटैक करे और उन सभी को मार डाले। किंग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया है। तो यहाँ पर उनके खाने के अंदर पॉइजन होता है। जैसे ही वो वाइन को पीता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइन के अंदर पॉइजन था। वो उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है और उन दोनों को मार देता है। उसे लगता है कि दोनों लड़कियों ने उसे पॉइजन दिया है, लेकिन जैसे वो उन दोनों लड़कियों को मार बैठता है उसी वक्त वहाँ पर क्वीन आ जाती है। क्वीन उसे कहती है योर मैजेस्टी, तुम्हारे खाने के अंदर पॉइजन तो मैंने डाला है, तो फिर तुमने अपनी इन खूबसूरत लड़कियों को क्यों मार डाला, तुम्हें तो मुझे मारना चाहिए था। किंग उसकी तरफ देखता है तो गुस्से के साथ उसे कहता है क्वीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। पॉइजन जब किंग की बॉडी के अंदर फैल जाता है तो वो बेचारा भी वहीं पर गिर जाता है। क्वीन आगे बढ़ती है और उसके ऊपर जाकर किक मारते हुए उसे कहती है क्या तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे जैसा अय्याश हस्बैंड मुझे नहीं चाहिए। अपनी क्वीन के होते हुए तुम यहाँ पर दो लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो, तुम्हें तो मर जाना ही चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे तुम्हारी इन सारी हरकतों के बारे में पता नहीं चलेगा, तो तुम वुजेंग सिटी को वहाँ पर उन आर्मी वालों के सामने छोड़कर यहाँ पर भागकर आ गए। और ऊपर से मुझे पहले से पता था कि तुमने यहाँ पर इस सीक्रेट के नाम से एक सीक्रेट पैलेस क्रिएट किया है और इसी सीक्रेट पैलेस में तुम अपनी लड़की को लेकर आए हो और तुमने यहाँ पर नौकरानियां भी रखी हुई हैं। तुम्हारी नौकरानियों को तो मैंने पहले से खरीद लिया था और इन्हीं नौकरानियों ने तुम्हारे खाने के अंदर पॉइजन डाला है। फिर साथ ही क्वीन अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर जो 4 नौकरानियां खड़ी होती है उन सभी को भी मार देती है और कहती है अब जबकि मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है तो मैं यहाँ पर सबूत नहीं छोड़ सकती, मुझे इनको भी मारना होगा। और वो 4 नौकरानियां भी उसी वक्त मर जाती है। किंग बेचारा मरने से पहले क्वीन से कहता है क्वीन तुम तो बहुत ज्यादा जालिम हो, चलो जल्दी से मुझे कोई एंटीडोट दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्वीन हंसते हुए उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी हम दोनों में कुछ प्यार बचा है, तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो, फिर तुम मुझे कहती हो कि हमारे दरमियान में प्यार है। एक बार तुम यहाँ पर मर जाओ और उसके बाद तुम्हारे पास जो हाई रैंक की गॉड की पावर है उसको मैं अपने साथ लूंगी और यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी और वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे हैंडसम लड़के होंगे, तुमसे तो काफी ज्यादा बेहतर होंगे और मैं बहुत ही मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। तो क्वीन अभी उसके साथ बात ही कर रही होती है कि यहीं पर हमारा मिंग आगे बढ़ता है। मिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और किंग के पास जो बॉक्स होता है वो उस बॉक्स को उठाता है और वहाँ से शू करके ऊपर उड़ जाता है। किंग इस बात को नोटिस कर लेता है। किंग उसकी तरफ देखने के बाद हंसना शुरू कर देता है। किंग वहाँ से भाग रहा होता है और कहता है मुझे लगता है कि किंग ने मुझे नोटिस कर लिया, किंग को पता है कि मैंने इस पावर को उठा लिया है। क्वीन उसे कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम मरने वाले हो लेकिन तुम इतना हंस क्यों रहे हो। किंग हंसते हुए उससे कहता है तुमने जहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की, इतने सारे लोगों को मार डाला गॉड की पावर्स को लेने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, तुम बिल्कुल खाली हाथ रह गई हो। तुम्हारा हस्बैंड भी गया और साथ में गॉड की पावर भी गई। मिंग जल्दी से ऊपर की तरफ देखती है तो मिंग वहीं से अपने पास से एस्केप टेलिस्मैन निकालता है और गायब हो जाता है। मिंग को भी पता चल जाता है और कहती है लगता है किसी और ने उस गॉड की पावर को चोरी कर लिया है। तो उसी वक्त क्वीन मिंग का पीछा करना स्टार्ट करती है। क्वीन उन सारी फ्लक्चुएशंस को महसूस करती है जो कि उसके एस्केप टेलिस्मैन से स्पेस के अंदर बनती है। क्वीन अपने साथ कुछ पावरफुल मार्शल आर्ट्स के सेंट्स को लेती है और
कुछ मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को लेती है और मिंग का पीछा कर रही होती है। जबकि मिंग उस जगह से काफी हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपीयर होता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग अब सिचुएशन कैसी है? बिमिंग उससे कहती है, मास्टर वो लोग अभी भी आपका पीछा कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स के गार्ड हैं और वो स्पेस के अंदर जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उन सभी को महसूस करते हुए अभी तक आपके पीछे हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ भी पहुंच जाएंगे। मिंग कहता है, तो इसका मतलब मुझे और ज्यादा भागना होगा। वो फिर से अपने एस्केप टैलिस्मैन को निकालता है और वहाँ से भी गायब होकर एक दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद फिर से अपने एस्केप टैलिस्मैन को निकालता है और वहाँ से भी गायब होकर एक और दूसरी जगह पर चला जाता है। जहाँ तक मिंग भागते भागते उसी गॉड लेक के पास पहुँच जाता है जहाँ पर जाना फॉरबिडन है। मिंग गॉड लेक के ऊपर ही खड़ा होता है और कहता है, क्यों ना मैं इस पानी के अंदर चला जाऊँ, इस पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग मेरा पीछा करना बंद कर देंगे। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, मैं पानी के अंदर गहराई में चला जाता हूँ ताकि वो लोग मुझे ढूंढ न पाए। मिंग उस पानी के अंदर जाने का सोच ही रहा होता है कि उसी वक्त पानी के अंदर से एक बड़ी सी तलवार निकलती है और मिंग के ऊपर अटैक होता है। मिंग जल्दी से उस अटैक को अवॉइड करता है तो मिंग के सामने एक बंदा निकलता है। वो एक मास्टर होता है जो कि डिवाइन लेक पैलेस से होता है और वो मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस गॉड लेक के अंदर आने की? मिंग हंसते हुए उससे कहता है, प्लीज दोस्त मेरी बात को समझने की कोशिश करो, लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो किसी से छुप रहा हूँ, बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर रहने दो। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपके सामने जो बंदा है उसकी स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर के बराबर है। तो सामने वाला मास्टर मिंग से कहता है, ये गॉड लेक पैलेस ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मेरी मर्जी से वापस जाओगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर निकालो, इतना भी खजाना और मार्शल कॉइन्स हैं वो सारे मुझे दो या फिर मेरे हाथों से मर जाओ। मिंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि याटियान कॉन्टिनेंट के तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हो और तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ पर सिर्फ छुपने के लिए आया हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें इस तरह की बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर ठीक है, अब इस सारे मसले को जल्दी से निपटाते हैं। तो मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है और मिंग के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जबकि मिंग भी जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर से रियल ड्रैगन के ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और सील को अनलॉक करते हुए एक रियल ड्रैगन बन जाता है। मिंग ड्रैगन बनने के बाद उसकी तलवार की लगाई हुई स्लैश को अपने मुंह के साथ ही रोक लेता है और उसे हवा में डेसिपेट कर देता है। ये देखकर तो वो मास्टर भी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो मास्टर सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर है, वो एक ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता। एक ड्रैगन को देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तुम तो एक ड्रैगन हो। मिंग अपनी पूंछ के साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है और उसे हवा में ऊपर की तरफ उड़ा देता है और वो आसमान में तारा बन जाता है। फिर उसके बाद मिंग जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है। मिंग कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर इस गॉड लेक के अंदर इतना क्या स्पेशल है, जबकि मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ। मिंग जैसी पानी के अंदर जाता है उसी वक्त वहाँ पर क्वीन अपने सोल्जर्स के साथ आ जाती है। सोल्जर्स क्वीन से कहते हैं, क्वीन हम लोग अपने इलाके से बाहर आ चुके हैं, ये तो डिवाइन पैलेस वालों का इलाका है। इस गॉड लेक के अंदर बहुत सारे खतरनाक स्पेशल डिमोनिक बीस्ट हैं, हम लोग इसके अंदर इस तरह नहीं जा सकते। क्वीन उनकी बात सुनने के बाद कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड लेक पैलेस वालों ने किसी स्पाई को वहाँ पर हमारी पावर्स को चोरी करने के लिए भेजा था। सोल्जर्स क्वीन से कहते हैं, योर मैजेस्टी आपको पता है टियानजन कॉन्टिनेंट की आर्मी हमारे दरवाजे पे खड़ी है और वुशेंग सिटी के ऊपर अटैक करने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने सोल्जर्स को नहीं गवा सकते और ना ही आपस में फाइट कर सकते हैं। चलें जल्दी से वापस चलते हैं। क्वीन उनसे कहती है, चलो फिर ठीक है, पहले जाकर टियानजन की आर्मी को हराते हैं और उसके बाद अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आएंगे। इस डिवाइन पैलेस वालों से इस बारे में पूछेंगे उन्हें हमारे नेशनल ट्रेजर को क्यों चोरी किया है, हो सका है तो इनसे फाइट भी करेंगे और अपने नेशनल ट्रेजर को वापस छीन लेंगे। तो क्वीन अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से वापस चली जाती है, जबकि मिंग उस लेक की गहराई में जा रहा होता है। मिंग कहता है, उस ट्री डीमन ने ठीक ही कहा था, इस गॉड लेक के अंदर काफी सारी स्पेशल पावर्स हैं। जैसे जैसे मैं इसकी गहराई में जा रहा हूँ वैसे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा वार्म महसूस हो रहा है। मैंने तो इस बारे में नहीं सोचा था कि गॉड लेक के पानी के इफेक्ट्स इतने ज्यादा मिराकुलस होंगे। साथ ही मिंग को वहाँ से एक बहुत ही स्वीट सी स्मेल आ रही होती है। मिंग कहता है, जितना ज्यादा मैं गहराई में जाता जा रहा हूँ उतनी ज्यादा ये स्मेल बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहीं पर कल्टीवेट करता हूँ तो मेरी ड्रैगन डुअल टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मिंग कहता है, मुझे ट्री डीमन ने कहा था कि इस डिवाइन लेक के अंदर बहुत सारे स्पेशल डीमन क्रिएचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जब से मैं पानी के अंदर आया हूँ मुझे तो यहाँ पर एक भी डीमन बीस्ट दिखाई नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिटिल कियांग ने उन सारे के सारे डीमन बीस्ट को खा लिया हो, लेकिन अगर उसने सारे डीमन बीस्ट को खा लिया है तो फिर लिटिल कियांग कहाँ पर है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मिंग जब थोड़ा सा गहराई के अंदर जाता है तो वहाँ पर मिंग को एक फॉर्मेशन नजर आती है। मिंग कहता है, ये स्पेशल फॉर्मेशन क्या चीज है? इस फॉर्मेशन के अंदर रिंग टाइप की बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं जो कि नीचे एक दूसरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई हैं। मिंग वहीं पर अपनी ड्रैगन फॉर्म को चेंज करता है और दोबारा से अपनी ह्यूमन बॉडी में आने के बाद कहता है, चलो चल के इस फॉर्मेशन की गहराई में देखते हैं कि आखिर इसके दूसरी तरफ क्या है। और फिर मिंग उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तो उस फॉर्मेशन में वाकई में काफी सारे रिंग्स होती हैं। काफी सारी रिंग फॉर्मेशंस को पार करने के बाद मिंग एक अदर स्पेस के अंदर चला जाता है, एक दूसरी स्पेस के अंदर, जहाँ पर एक नीचे से एक टॉर्नेडो
टाइप की हवा निकल रही होती है और वो बहुत ज्यादा सेंट वाली होती है, यानी उसी के अंदर से खुशबू आ रही होती है। वो एक छोटे से क्रैक के अंदर से आ रही होती है, यानी कि उसके नीचे एक क्रैक, एक गुफा होती है। मिंग कहता है ये अजीब सी स्मेल उसी केव के अंदर से निकल रही है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये सारी स्मेल किसी की ब्रेथ की है, लगता है कि कोई नीचे सांस ले रहा है, वो जल्दी से वहाँ पर चल के देखना होगा आखिर यहाँ पर है क्या। मिंग कहता अगर इस चीज की सांस की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है, मेरी बॉडी यहीं पर शेक कर रही है, तो फिर वो चीज कितनी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी जाकर उसे देखते हैं। मिंग जैसे ही आगे बढ़ता है और उस ब्रेथ को जाकर हाथ लगाता है, उस ब्रेथ की पावर के साथ ही वो पीछे की तरफ धकेला जाता है और सीधा जाकर दीवार के साथ पटकता है और मिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अलग ही स्पेस के अंदर होता है, वो एक बड़ी सी केव के अंदर होता है और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो सामने एक बड़े से मास्टर का एक बड़ा सा मुंह होता है और उसकी आंखों और उसके नाक के अंदर से जंजीर निकल रही होती है और उसे ग्राउंड के अंदर किसी ने बांधा होता है और वो सारी ब्रेथ उसकी नाक के अंदर से निकल रही होती है और उसी ब्रेथ के अंदर से वो स्वीट स्मेल भी आ रही होती है। मिंग को लगता है कि शायद ये जिंदा है। मिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है सीनियर प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया। लेकिन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं आता। मिंग जल्दी से उठती हुई उस मास्टर के कान के पास जाती है, उस बड़े से मुंह के कान के पास, और वहाँ से वापस आने के बाद मास्टर से कहती है मास्टर ये बंदा तो हजारों साल पहले ही मर चुका है, कि बॉडी के अंदर तो जरा भी लाइफ फोर्स नहीं बची और ऊपर से इसकी बॉडी के जिस जंजीरों के साथ बांधा गया है इनके ऊपर बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशंस का यूज किया गया है। इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशंस हैं कि इनको देखने से मुझे चक्कर आ रहे हैं। जिसने भी इन बड़ी बड़ी जंजीरों को यहाँ पर बनाया होगा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। हालांकि ये सर को देखकर लगता है कि ये मास्टर भी अपने वक्त में बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसके सर के अंदर से जो सांस की पावर निकल रही है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैंने कभी इस तरह की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं सुना कि इतना बड़े सर वाला कोई इंसान भी हो सकता है। फिर मुझे लगता है कि अपने वक्त में ये कोई बहुत ही पावरफुल डिवाइन गॉड होगा। मुझे लगता है कि इसने इस दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया होगा पाथ ऑफ कल्टीवेशन में, और इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा। तो आखिर ये सर किसका है जिसको यहाँ पर बांधा गया है, और मिंग को इस सर से क्या फायदा होने वाला है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 278 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस क्वीन से बचने के लिए डिवाइन लेक के अंदर जंप लगा देता है और वहाँ पर जाने के बाद उसे एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। वो उस फॉर्मेशन के अंदर जाता है और वहीं पर उसे एक केव के अंदर से ब्रेथ आती हुई दिखाई देती है। वो उसको टच करता है तो वो ब्रेथ उसे अंदर खींच लेती है। अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ी केव होती है और वहाँ पर एक बड़ा सा मास्टर का सर पड़ा होता है और उस मास्टर को जीरों के साथ वहाँ पर बांधा गया होता है। हालांकि वो सर मर चुका है, कि नाक के अंदर से फिर भी ब्रेथ की पावर निकल रही है। मिंग मास्टर को बताती है मास्टर मुझे लगता है ये कोई डिवाइन गॉड है जिसकी बॉडी से अभी भी ब्रेथ की पावर निकल रही है, लेकिन फिर भी ये मर चुका है। इसके पास से कोई भी लाइफ फोर्स महसूस नहीं हो रही। लगता है कि ये बंदा अपने वक्त में बहुत ज्यादा पावरफुल रहा होगा। यहीं पर हमारे छोटे बाव की एंट्री होती है। लिटिल बाव मिंग के कंधे से निकलता है क्योंकि वो ट्रेजर हंटिंग माउस है, तो वो अपना काम शुरू करता है और उस बड़े से सर के पास से जितना भी उसे खजाना मिलने वाला है वो सारा निकालने वाला है। वो जंप करते हुए सीधा पहले सर के सर पे चला जाता है और जाकर उसके बालों को पकड़ लेता है और वो मिंग को इशारा करते हुए कहता है कि ये खजाना है। मिंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है लिटिल बाव तो तुम कहना चाहते हो कि इसके बाल ये खजाना है। मिंग जल्दी से अपने पास से अपनी तलवार निकालता है और कहता है चलो ठीक है, अगर ये खजाना है तो फिर इसको काट लेते हैं। मिंग जंप करते हुए ऊपर की तरफ स्लैश लगाता है और उसके बालों को काटने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उस बड़े से मास्टर के सर के बाल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि मिंग अपनी पावरफुल स्ट्राइक के साथ भी उन बालों को नहीं काट पाता। एक दो बार स्लैश लगाने के बाद मिंग हार मान लेता और कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके बाल तो बहुत ज्यादा टफ हैं, तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी इनको नहीं काट पा रहा। तो फिर लिटिल बाव ऊपर से नीचे जंप कर आता है और मिंग से कहता है मास्टर मैं आपके लिए कुछ बाल लेकर आया हूँ, और वो इसे इशारा करता है। वो उसके सर के ऊपर से दो चार बालों को उखाड़ कर ले आता है। मिंग कहता है चलो शुक्र है तुम तो कुछ बाल ले आए, और जल्दी से अपनी रिंग को ओपन करता है और उन बालों को अपनी रिंग में रख लेता है, जिससे मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लिटिल बाव फिर से उसके सर के ऊपर जाता है और उसके जो टूटे हुए बाल होते हैं या जड़े हुए बाल होते हैं वो उनको फिर से इकट्ठा करता है और मिंग को बुलाता है। मिंग उन बालों को भी रिंग में रख लेता है। फिर से वो उसकी आंख के पास जाता है और मिंग को इशारा करते हुए कहता है कि ये भी खजाना है। उस बड़े से सर की आंख के अंदर से एक ब्लड का ड्रॉप बह रहा होता है जो कि वहीं पर लटक रहा होता है। मिंग उसके पास जाता है और कहता है मुझे लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर से ये जो ब्लड का ड्रॉप बह रहा है ये है तो काफी ज्यादा बड़ा, और इसके अंदर इसका ब्लड एसेंस होगा। यहाँ तक कि मेरा लिटिल बाव भी इसको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही स्पेशल खजाना है। मिंग
मिंग अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है और उस ब्लड सैक को बाहर से काटने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर से ब्लड ड्रॉप को लिया जा सके, लेकिन उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है क्योंकि वो ब्लड सैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग ये क्या हो रहा है? मैं तो अपनी जांटियान की लोहे से बनी हुई इस तलवार से इस ब्लड के ड्रॉप के इर्द गिर्द जो फिल्म है उसको भी नहीं काट पा रहा, तो मैं ब्लड ड्रॉप को कैसे लूंगा? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपके और इस मास्टर के पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है। ये एक डिवाइन गार्ड होगा या फिर एक मार्शल गार्ड होगा, क्योंकि नॉर्मल मार्शल गार्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप अपने छोटे से लोअर लेवल के साथ तो का बाल भी नहीं उखाड़ सकेंगे। मुझे लगता है कि इसकी पावर से मैच करने के लिए आपको पहले अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है, मुझे अपने लेवल को बढ़ाने की क्या जरूरत है जबकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके बाल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसके बालों को यूज करते हुए इस ब्लड फिल्म को काट लेते हैं और इसके अंदर से ब्लड को ले लेते हैं और फिर मिंग उसके बाल को निकालने के बाद उसी को तलवार की तरह यूज करते हुए उसके ब्लड की फिल्म के अंदर सुराख करता है, जिससे उसके अंदर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। मिंग जल्दी से अपने पास से बॉटल्स निकालता है और उन बॉटल के अंदर उस ब्लड को भर लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है। मिंग कहता है, इसके ब्लड के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी डिवाइन पावर्स भी होंगी। उस बेचारे सर के आंख से जो ब्लड निकल रहा होता है, मिंग उस सारे के सारे ब्लड को अपने जार के अंदर भर लेता है। मिंग उस सारे ब्लड को जार के अंदर भरने के बाद बिमिंग से कहता है, बिमिंग मुझे नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है और ये किस लिए यूज होगा और ये कितना ज्यादा कीमती है, लेकिन लिटिल बाओ के रिएक्शन को देखकर तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती है। फिलहाल के लिए इसे अपने पास रख लेता हूँ। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये तो मुझे भी नहीं पता कि इस ब्लड ड्रॉप को कैसे यूज करना है और ये किस लिए यूज होगा। लिटिल बाओ उस सर की आंख से निकलने के बाद उसके कान की तरफ चला जाता है और वो जंप करते हुए उसके कान के अंदर चला जाता है। जैसे ही उसे कान के अंदर जाता हुआ देखता है, वो जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे जाता है और कहता है, लिटिल बाओ उसके कान के अंदर मत जाओ, ऐसा ना हो कि तुम कभी बाहर ना निकल पाओ। काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो जल्दी से उसके कान के पास चला जाता है और अंदर जानकर देख रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लिटिल बाओ अंदर से बाहर आ जाता है और साथ ही उसके मुंह में एक छोटी सी पिन होती है। मिंग उसके हाथ से उस पिन को ले लेता है और कहता है, तो सिर्फ एक नीडल है, तो मुझे इस नीडल में कुछ भी स्पेशल दिखाई नहीं देता, लेकिन अब जबकि एक ट्रेजर हंटिंग माउस यानी कि मेरे लिटिल बाओ ने इसको ढूंढा है तो मुझे लगता है कि ये कोई खजाना ही होगा। तो इसे भी अपनी रिंग में रख लेती हैं, शायद कभी मुझे पता चल जाए कि इसको कैसे यूज करना है। तो लिटिल बाओ ने उस सर के पास जितने भी खजाने थे वो सारे के सारे ढूंढ लिए हैं और उन सभी को ढूंढने के बाद वो मिंग की छोटी दुनिया के अंदर रेस्ट करने के लिए चला जाता है। मिंग कहता है, अब जबकि लिटिल बाओ खजाने ढूंढने के बाद चला गया है तो अब जरा इसके बारे में सोचते हैं, ये सर किसका है और यहाँ पर क्यों है और इसे यहाँ पर बांधा क्यों गया है। मिंग कहता है, तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि इस बंदे का सर कब का मर चुका है, लेकिन इसके नाक के अंदर से ये सांस क्यों निकल रही है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी नाक से बहुत ही पावरफुल ब्रेथ निकाल रहा है, इसकी स्मेल भी काफी अच्छी है। सोच रहा होता है, हालांकि इसकी ब्रेथ के अंदर मुझे काफी सारी एनर्जी महसूस हो रही है, ये तो इस वहाँ पर वेस्ट हो रही है, लेकिन पता नहीं मैं इसको कंटेन कैसे करूंगा। अब मैं सांस को किसी कंटेनर के अंदर तो नहीं भर सकता। यहाँ पर बिमिंग निकलती है। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर आपको इस सारी सांस को जार के अंदर बंद करने की क्या जरूरत है, आपके पास तो फॉर्मेशंस की मास्टरी है, आप अपनी फॉर्मेशंस को क्रिएट करें और उन फॉर्मेशंस के साथ सारी की सारी सांस को इतना ज्यादा कंडेंस करें कि इससे क्रिस्टल बन जाए। इसकी सांस को क्रिस्टल बनाकर यूज कर सकते हैं और अपने पास स्टोर कर सकते हैं। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, चलो जल्दी से मैं यहाँ पर फॉर्मेशन बनाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर्मेशन बनाने में काफी सारा टाइम लगने वाला है। जल्दी से अपने पास से मटेरियल्स निकालता है और काफी सारे घंटों के बाद तकरीबन 5 घंटे के बाद वो अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है। तो उस फॉर्मेशन को उसने उसकी नाक के नीचे बनाया होता है, तो उस बड़े सर की नाक के अंदर से जब सांस निकलती है तो वो सारी उस फॉर्मेशन के अंदर जाती है और वो फॉर्मेशन उस सारी सांस को कंडेंस करना स्टार्ट करती है और कंडेंसेशन के बाद वो उसका एक क्रिस्टल बना देती है। मिंग उस बड़े से व्हाइट क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और वो काफी ज्यादा स्पेशल क्रिस्टल लग रहा होता है। मिंग कहता है, इस क्रिस्टल को देखकर तो लगता है कि ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का क्रिस्टल है, लेकिन ये हमारे बाकी के क्रिस्टल जैसा नहीं है, जैसे कि स्पिरिट स्टोन्स हमारे टियानजियान लैंड में होते हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता कि इस क्रिस्टल के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर बिमिंग को भी इस बारे में नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, लेकिन इतना तो मुझे पता है इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो हमारे नॉर्मल टियानजियान के स्पिरिट क्रिस्टल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही बिमिंग मास्टर को मशवरा देती है, मास्टर अगर आप इसको अपने पास नहीं रखना चाहते तो आप इसे अपने मैरिज स्टाइल में जाकर बेच सकते हैं, तो वहीं से पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है। चलें कोशिश करके देखें। मिंग कहता है, चलो फिर ठीक है कोशिश करके देखती है। वो अपनी रिंग में से अपने मैरिज स्टाइल को कहता है, मैरिज स्टाइल जरा इस क्रिस्टल की तरफ देखो और इसकी कीमत बताओ कि ये कितने का बिकेगा। मैरिज स्टाइल उस क्रिस्टल को देखने के बाद मिंग से कहता है, हम लोग इसको खरीद लेंगे, इसके बदले में तुम्हें 4 लाख मार्शल गार्ड कॉइंस दिए जाएंगे। मिंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, यहाँ पर मुझे मुफ्त में 4 लाख मार्शल गार्ड कॉइंस मिल रहे हैं। हालांकि इन क्रिस्टल्स को बनाना काफी आसान है, बड़े सर के अंदर से अभी भी सांस निकल रही है। तो मिंग तो हमारा पहले ही काफी ज्यादा लालची है, उसके पास तो जितना पैसा हो उतना ही कम है। कहता है, मुझे लगता है कि अभी सर के अंदर से बहुत सारी सांस निकल सकती है। अपनी फॉर्मेशन को
यहीं पर बनाए रखते हैं जब तक इसके मुंह के अंदर से ये सांस निकलती रहेगी। इस सांस से क्रिस्टल्स बनाते रहेंगे। कहता है चलो थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि आखिर हम कितने क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो मिंग वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है अब जबकि मेरे क्रिस्टल्स ऑटोमेटिकली बन रहे हैं तो यहाँ पर बैठकर बाकी चीजों को देखते हैं। तो किंग के पास से उसने वो जो छोटा बॉक्स चोरी किया था जिसके अंदर टॉप रैंक का गार्ड पड़ा हुआ है, उस डब्बे को खोलता और कहता है चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। किंग ने इसको अपना नेशनल ट्रेजर कहा था, जबकि क्वीन भी अपने मार्शल गार्ड्स को लेकर मेरा पीछा करने के लिए यहाँ तक आई थी। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ही पावरफुल टॉप ग्रेड का कोई गार्ड आइकन होगा। जैसे मिंग उसको ओपन करता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा बॉल निकलता है और उसके छोटे छोटे पंख भी होते हैं, बिल्कुल उस छोटी बॉल की तरह जैसी कि हैरी पॉटर में थी। मिंग उस छोटी बॉल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इन्हें कहा था कि उसके पास एक टॉप ग्रेड का गार्ड है, तो ये टॉप ग्रेड का गार्ड क्या इस बॉल के अंदर है? साथ ही मिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता और कहता है चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या आखिर इसके अंदर कितनी पावर है। जैसे मिंग उसको हाथ लगाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी फायर पावर निकलती है और वो सारी की सारी फायर पावर मिंग की बॉडी को कवर कर लेती है। वहाँ पर से बहुत सारी रोशनी भी निकलती है और उस रोशनी के खत्म होने के बाद वहाँ पर हर तरफ आग ही आग होती है और वहाँ पर मिंग को दिखाते हैं। मिंग की बॉडी पूरी तरह से आग से कवर है। मिंग के पास एक नई फॉर्मेशन आ गई है और एक नई पावर आ गई है। तो मिंग यहाँ पर एक फायर गार्ड बन सकता है। हालांकि उसकी फायर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ऊपर की दीवार की मिट्टी भी पिघलना शुरू हो जाती है। कहता है इस गॉड लेवल बॉल की पावर तो बहुत ज्यादा है। मेरी बॉडी के अंदर से ऐसी फ्लेम्स निकल रही हैं जिनका कोई अंत नहीं है और ये इतनी ज्यादा गर्म है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आसपास की हर एक चीज को पिघला देंगी। फिर मिंग कहता है चलो जरा ट्राई करके देखते हैं कि इसके साथ और कौन से मूव्स को यूज किया जा सकता है। मिंग अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो सामने दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख बना देता है। मिंग कहता है लगता है कि मेरे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल पावर लग रही है। इस पावर के साथ तो एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड का भी मुकाबला कर सकता हूँ। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपके पास इस वक्त जो फायर की पावर है ये फायर गार्ड की है और इस फायर गार्ड का रीजन इतना भी सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपका सामना किसी मार्शल आर्ट्स के गार्ड के साथ होगा तो इस पावर को यूज करते हुए आप अपनी जान बचाकर भाग सकेंगे, क्योंकि अभी तक आपने इसको ठीक तरह से यूज करना नहीं सीखा। आप मार्शल गार्ड को मार तो नहीं पाएंगे। किंग कहता है ये वाली बॉडी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, चलो इस साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखते हैं कि फिर शेप क्या बनती है। मिंग अपने साइज को श्रिंक करता है तो वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे मिंग का एक नया लुक आ गया है। इस तरह का येलो कलर और बॉडी के ऊपर जो लाइनें ये मैंने पहले भी देखी है, शायद मैंने नारुतो में देखी है। जब नारुतो नाइन टेल फॉक्स की पावर्स को यूज करता है तब उसकी बॉडी भी बिल्कुल इसी तरह येलो कलर में चेंज हो जाती है। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अब जबकि मेरे पास फायर गार्ड की पावर है मुझे लगता है कि अब लेंसू को आजाद करवाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और मैं अपनी लेंसू को आखिरकार बचा लूंगा। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मिंग को और कौन कौन सी नई पावर्स मिलने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी मिंग को लेंसू को बचाने के लिए जाना पड़ेगा और वहीं पर टाई शेंग से भी फाइट करनी पड़ेगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 279 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस बॉल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसकी एब्जॉर्ब करने के बाद मिंग के पास फायर गार्ड्स की पावर आ गई है और फायर गार्ड की पावर को कंडेंस करने के बाद मिंग के पास एक नई बॉडी फॉर्मेशन आ गई है, यानी एक नई बॉडी अपीयरेंस आ गई है। मिंग कहता है इस फायर गार्ड की पावर के साथ मुझे लगता है कि लेंसू को आजाद करवाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी वहीं पर अपने फायर गार्ड की पावर्स की तारीफिंग कर रहा होता है कि उसी वक्त उसकी पावर्स फेड होना शुरू हो जाती हैं और साथ ही उसकी बॉडी से निकल जाती हैं। मिंग कहता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि मेरा लेवल काफी ज्यादा लो है। इतने ज्यादा लो लेवल के साथ ये नहीं लगता कि मैं फायर गार्ड की पावर्स को ज्यादा देर तक अपनी बॉडी के साथ मेंटेन रख सकता हूँ। तो इसके लिए या तो मुझे अपने लेवल को हाई करना पड़ेगा या फिर मुझे इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि मैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त इकट्ठा कर सकूँ। अगर किसी के साथ फाइट होगी तो ये तो बहुत ही जल्दी फेड आउट हो जाएंगी। बिमिंग से कहता है बिमिंग ये गॉड लेवल की पावर तो ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर गोल्डन एम्पायर वालों के पास इस तरह की और भी ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे और भी ज्यादा गार्ड्स की पावर्स होंगी तो वो तो हमारे यहाँ पर टियानजान की आर्मी को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। इतनी पावर के साथ तो टियानजान के ऊपर कब्जा करना भी मुमकिन है। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको पता है कि किंग ने इसको नेशनल ट्रेजर कहा था, इसका मतलब क्या होता है? नेशनल ट्रेजर उसी चीज को कहा जाता है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा कम हो। अगर ये इतने ज्यादा यहाँ पर हो फिर इसको नेशनल ट्रेजर नहीं कहा जाता। ऊपर से रही बात इस गॉड लेवल की पावर को यूज करने की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको यूज नहीं कर सकते।
यहाँ तक कि अगर आप भी एक नॉर्मल मार्शल कल्टीवेटर होते तो आप भी कभी भी इस गॉड लेवल की पावर को यूज नहीं कर पाते। फायर गॉड की पावर की बॉडी को जलाकर खाक कर देती। इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर रियल ड्रैगन की पावर है, इसी वजह से आप इस गॉड लेवल की पावर को यूज कर पाए हैं। अगर आप एक नॉर्मल कल्टीवेटर होते तो इस वक्त आप मर चुके होते। और अगर आप अपनी इंसानी फॉर्म में इसको यूज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम मार्शल आर्ट्स का सेंट बनना पड़ेगा या फिर मार्शल आर्ट्स का गार्ड बनना पड़ेगा इस गॉड लेवल की पावर को यूज करने के लिए। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग तुम ये बात जानती हो, आज या कल मुझे वहाँ पर टिप 10 विला में जाकर अपनी लैंसू को बचाना है और टिप 10 विला के मार्शल गार्ड्स के साथ मेरी फाइट हो सकती है। मुझे अपनी पावर को बहुत ही जल्दी बढ़ाना पड़ेगा वरना मैं अपनी लैंसू को नहीं बचा पाऊंगा। तो मिंग वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है, तो मिंग ने वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने का फैसला किया। मिंग अपने साथ अपनी रिंग के अंदर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स को भी लेकर आया था। उसने उन सारे स्पिरिट स्टोन्स को वहीं पर निकाला और अपनी छोटी दुनिया के अंदर जाने के बाद उन सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। के अंदर से जितनी भी स्पिरिट एनर्जी थी वो सभी को रिफाइन कर रहा है। मिंग ने अपनी छोटी दुनिया के अंदर टाइम के रूल्स को चेंज किया है। उसे तकरीबन 6 महीने लगे। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन सारे क्रिस्टल्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद मिंग अब मार्शल आर्ट्स मास्टर राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अगर मिंग एक बार और ब्रेक थ्रू करेगा तो वो लेवल अप करने के बाद मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। एक बार लेवल अप कर लेने के बाद मिंग ने अपनी कल्टीवेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और बाकी की सारी जितनी भी उसके पास की पावर्स थी, क्योंकि मिंग के पास काफी सारी तरह की पावर्स हैं। तो उसके पास 5 एलिमेंट स्टोन्स की पावर है और उसके अलावा उसके पास 3 गॉड ड्रिपर सैंड वाली पावर्स भी हैं। साथ ही उसके पास क्योस ब्लड लाइन भी है। तो इन सभी के लिए उसे डिफरेंट तरह की पावर्स की जरूरत है। तो डिफरेंट तरह की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। मिंग के पास जो कि 3 राम वाली डिपर सैंड की पावर्स है, 5 एलिमेंट वाली की पावर को तो एब्जॉर्ब नहीं करती क्योंकि वो उसके ऊपर डोमिनेट है। लेकिन यहाँ पर मिंग ने जो नए क्रिस्टल्स हासिल किए हैं वो उन क्रिस्टल से निकलने वाली की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी 3 गॉड डिपर सैंड वाली जो वेन्स हैं वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। यहाँ तक कि मिंग के पास पहले जितनी भी की पावर्स थी वो सारी की सारी इस नई मिलने वाली की पावर के साथ कंटेन हो गई हैं। यानी कि नई मिलने वाली की पावर पहली सारी की पावर से ज्यादा पावरफुल है। तो इस सब में मिंग को 3 महीने लगे। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मिंग ने अपनी बॉडी के अंदर एक नई की पावर डेवलप कर ली है। तो इतनी सारी की पावर को डेवलप कर लेने के बाद मिंग का लेवल अप हो गया, वो भी अपने आप। मिंग को पता भी नहीं चला कब उसने इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और उसी के साथ ही मिंग अब एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की राम को छोड़कर मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर बन चुका है। मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर बनने के बाद अब क्योंकि मिंग की बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मिंग ने दोबारा से अपने ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड को निकाला। ड्रैगन एलिफेंट ने अपने ब्लड का एसेंस उसे जो दिया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने सिर्फ हाफ ड्रॉप को ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया था। मिंग बाकी के बचे हुए ड्रॉप्स को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहता है। मिंग के लिए इस ब्लड ड्रॉप को बॉडी में एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मिंग ने ये सब कुछ कर दिखाया क्योंकि मिंग के पास रियल ड्रैगन की बॉडी है जो कि ड्रैगन एलिफेंट से भी ज्यादा नोबल बॉडी है। यहाँ पर मिंग ने अपने ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद ड्रैगन एलिफेंट कुंफू को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। ब्रेक थ्रू करने के बाद अब वो 13th लेवल पर पहुंच चुका है। पहले वो 10वें लेवल पर था। मिंग के पास 100 मिलियन पाउंड्स की पावर थी और अब इसके ब्रेक थ्रू के बाद उसके पास मिलियंस पाउंड्स की पावर है। पता नहीं कितने मिलियंस की, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं। यहीं पर कहानी सुनाने वाला मिंग की तारीफ करते हुए कहता है, आज तक हिस्ट्री में ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड को जिसने भी एब्जॉर्ब किया है वो कम से कम मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर या फिर मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल पर था। इससे पहले कोई भी इससे लो लेवल का बंदा ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, क्योंकि इसके लिए बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। लेकिन मिंग ने अपने मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर राम में होते हुए ये सब कुछ कर दिखाया है। मिंग की छोटी दुनिया के अंदर पूरा 1 साल गुजार लेने के बाद जब वो रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर सिर्फ 7 दिन गुजरे होते हैं। 7 दिन के बाद मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, पिछले 7 दिनों में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैंने अपने आप को लेवल अप किया। अब मैं एक मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ और साथ ही ड्रैगन एलिफेंट कुंफू को 13th लेवल तक पहुँचा दिया है और मेरी पावर भी बहुत सारी कैटीज के हिसाब से बढ़ चुकी है। मैंने अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल पहले कभी भी महसूस नहीं किया। मिंग कहता है, मेरे मार्शल आर्ट्स लेवल के बढ़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि फायर गार्ड की जो पावर है उसको भी मैं ज्यादा देर तक मेंटेन रख पाऊंगा, जबकि मेरी ताकत भी बढ़ चुकी है। मेरे पास गॉड लेवल की पावर्स हैं। मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ लैंसू को बचाने के लिए। फिर मिंग उस बड़े से सर की तरफ देखता है तो उसके नाक के अंदर से अब ब्रेथ नहीं निकल रही। मिंग कहता है, अब तो इसकी सांस आना भी बंद हो गई है। मुझे लगता है कि इसके पास जो भी खजाना था वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन वहाँ पर क्रिस्टल्स का एक बहुत बड़ा ढेर लग चुका है। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मेरी फॉर्मेशन की मदद से इसकी जितनी भी सांस थी मैंने उन सभी को क्रिस्टल बना लिया है और इनमें से एक क्रिस्टल 4 लाख मार्शल गार्ड कोइंस का है, यानी कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा खजाना लग गया है। और मिंग अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और सारे के सारे क्रिस्टल्स को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। मिंग कहता है,
मुझे लगता है कि अब तक तो मेरी लैंसू ने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया होगा और वो एक मार्शल आर्ट्स की डोमिनेटर बन गई होगी। चलो हम सीधा टिपटैन विला में वापस जाते हैं और जाकर अपनी लैंसू को बचाते हैं। मिंग जैसे उस नदी में से बाहर निकलता है तो वहीं पर उसे अपना जाओ कियांग नजर आता है। जाओ कियांग नदी में बड़े ही आराम से खेल रहा होता है। मिंग नदी के अंदर से निकलने के फौरन बाद ही जंप करते हुए उसके सर पे जाकर बैठ जाता है। मिंग उसे कहता है, जाओ कियांग तुम तो बहुत ही बुरे हो। ने मुझे कहा था कि तुम सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स को खाने के लिए जा रहे हो और बहुत ही जल्दी खुशखबरी लेकर मेरे पास वापस आओगे, लेकिन तुम यहाँ पर गॉड प्लेग के अंदर इस तरह खेल कैसे सकती हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है? डिवाइन पैलेस वाले तुम्हें मार न डालें। जाओ कियांग मिंग को अपने ऊपर बैठा हुआ देखकर कहता है, तुम्हारे अंदर से तो मेरे मास्टर की ब्रेथ निकल रही है, इसका मतलब तुम मेरे मास्टर हो। क्या ये तुम्हारी रियल अपीयरेंस है? मिंग उसे कहता है, हाँ ये मेरी रियल अपीयरेंस है। चलो हम बातें बंद करो और मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर गॉड लेक में इतने मजे से कैसे खेल रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि डिवाइन पैलेस वाले तुम्हें मार डालेंगे? जाओ कियांग मिंग से कहता है, मास्टर यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो मेरे जैसे किसी बीस्ट को आकर मार सके। शायद आपको इस बारे में नहीं पता, इस वक्त यहाँ पर जांटियान कॉन्टिनेंट में बहुत ही तबाही मची हुई है। यहाँ पर जितने भी पावरफुल सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे गोल्डन एम्पायर में गए हुए हैं कि गोल्डन एम्पायर के ऊपर कब्जा किया जा सके। मिंग उसे कहता है, मुझे सारी बात डिटेल में बताओ, आखिर मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? लिटिल कियांग कहता है, मास्टर यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। हमारी रोसविंग डायनेस्टी की आर्मी ने जांटियान कॉन्टिनेंट के बहुत सारे किंगडम्स के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे किंगडम्स के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। इन सभी लोगों ने देखा कि रोसविंज की आर्मी ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। तो गोल्डन एम्पायर वालों ने यहाँ पर अपनी पावरफुल फोर्सेस को मिलाकर एक अलायंस बनाने का सोचा, लेकिन उन लोगों ने अपनी अलायंस तो बनाई। इसके अलावा यहाँ पर जांटियान कॉन्टिनेंट में जितनी भी पावरफुल फोर्सेस है, जैसे कि टिपटियान विला वाले हो गए, शैनवू पैलेस वाले हैं, डिवाइन लेक पैलेस वाले हैं, इन सभी ने मिलकर उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया, यानी गोल्डन एम्पायर वालों पर। क्यों उन्हें लगता है कि उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है और वो गोल्डन एम्पायर वालों को हरा सकते हैं। इस वक्त गोल्डन एम्पायर की हालत बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि अंदर के लोग ही गोल्डन एम्पायर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि बाहर से रोसविंज डायनेस्टी वाले उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। गोल्डन एम्पायर के पास बचने का तो कोई मौका ही नहीं है। मिंग कहता है, अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? अरे रोसविंज डायनेस्टी दूसरी दुनिया से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आई है, जबकि इन सभी को मिलकर हमारा सामना करना चाहिए था। ये सभी लोग आपस में ही फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे के हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं। लिटिल कियांग मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि गोल्डन एम्पायर के ऊपर अटैक करने वाले इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी पावरफुल सेक्टर्स हैं, ठीक है, टिपटियान विला वाले, शैनहू पैलेस वाले, वो सभी लोग मिलकर पहले गोल्डन एम्पायर को हरा रहे हैं क्योंकि गोल्डन एम्पायर वालों ने यहाँ पर अपने कदम जमाए थे अपने गॉड डीमंस की मदद से। ये बात इन बड़े पावरफुल सेक्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मुझे लगता है कि इन सभी लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है। जैसे वो गोल्डन एम्पायर को हरा देंगे उसके बाद वो आपस में हाथ मिलाएंगे और हमारी रोसविंज डायनेस्टी की आर्मी को हरा देंगे और इन्हें वापस जाने पर मजबूर करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने गोल्डन एम्पायर को हराने के बाद आपस में हाथ मिला लिए। इसके बाद रोसविंज डायनेस्टी की आर्मी पर अटैक किया। ये सारी पावरफुल फोर्सेस के सामने रोसविंज आर्मी का टिकना मुश्किल था, लेकिन उसी वक्त पता नहीं कहां से लिवरपूल होली लैंड की आर्मी और साथ ही जांटियान होली लैंड की आर्मी यहाँ पर आई और उन्होंने रोसविंज डायनेस्टी का साथ दिया इस फाइट को जीतने में। इस वक्त हालात ये हैं कि यहाँ पर हमारे टियानजान लैंड से बहुत सारे ऐसे होली लैंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्पेशल मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। सभी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ पर जांटियान कॉन्टिनेंट में ऐसा क्या है कि ये सारे के सारे टियानजान लैंड के लोग यहाँ पर आ गए हैं और इन सभी से फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पता नहीं यहाँ पर कौन इस वार को जीतेगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग अपनी फाइट में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इसी फाइट के दौरान हम लोग जाकर तुम्हारी भाभी को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 279 का एंड करने लगे हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 280 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिटिल कियांग मिंग को बता रहा है कि जितने दिन वो यहाँ पर नहीं था पीछे से यहाँ पर क्या हुआ है। उसे सारी बात बताता है कि यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ी केओस मची हुई है। गोल्डन एम्पायर के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस ने अटैक कर दिया है। मिंग लिटिल कियांग से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जबकि किसी को भी किसी की फिक्र नहीं, सभी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, जाकर तुम्हारी भाभी को छुड़ा लाते हैं। लिटिल कियांग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। नहीं क्या हुआ, गोल्डन एम्पायर और बाकी की सारी फोर्सेस और साथ ही हमारी रोसविंज डायनेस्टी की आर्मीज एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद कुछ अरसे के लिए शांत हो गई हैं। रोसविंज डायनेस्टी की आर्मी भी पीछे हट गई है, जबकि बाकी के सभी भी शांत होकर बैठ गए हैं। वो आपस में फाइट नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ली है। मिंग उसे कहता है, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो लोग फाइट करें या ना फाइट करें। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास जियांग टाइशेंग जहाँ पे टिपटैन विला की कोई न्यूज है? लिटिल कियांग मास्टर से कहता है, मास्टर जियांग
जियांग टाइशेंग को तो मैंने 1 घंटा पहले देखा था, वो अपनी बैटलशिप के साथ और उसके साथ कुछ मार्शल गार्ड भी थे, वो उन सभी को लेकर टिप्टन विला की तरफ गया है। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए गया है, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक और जंग होने वाली है, इसी वजह से तो वो अपनी बैटलशिप को वहाँ पर लेकर गया है। मिंग ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा तो नहीं कि जियांग टाइशेंग को लेंसू के वहाँ पर होने का पता है और वो लेंसू को बचाने के लिए वहाँ पर गया है। जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा ताकि मैं अपनी लेंसू को जियांग टाइशेंग से बचा सकूं। वो लिटिल कियांग से कहता है लिटिल कियांग जल्दी से आगे बढ़ो और स्पीड के साथ मुझे वहाँ पर पहुँचा दो टिप्टन विला में। तो नेक्स्ट सीन हमारा टिप्टन विला का दिखाया जाता है। टिप्टन विला के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड होती है, जबकि उस शील्ड के ऊपर जियांग टाइशेंग अपनी आर्मी के साथ होता है, उसके साथ उसके मार्शल गार्ड्स होती हैं, जबकि साथ ही उसकी बैटलशिप भी होती है। टिप्टन विला के लोग अपनी उस शील्ड को बनाए रख रहे होते हैं, उनके काफी सारे एक्सपर्ट्स उस शील्ड को बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशंस दे रही होती हैं और उन्होंने उस शील्ड को बहुत ही अच्छे से बनाकर रखा होता है ताकि जियांग टाइशेंग उस शील्ड को पार करके टिप्टन विला के ऊपर अटैक न कर सके। साथ ही टिप्टन विला के मास्टर भी वहीं पर खड़े होते हैं। तो प्रिंस टाइशेंग के साथ एक बहुत ही पावरफुल मार्शल गार्ड होता है जो कि उन सभी से कहता है तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई रोसफिंग डायनेस्टी के प्रिंस के साथ फाइट बैक करने की। हमें पता है कि तुम्हारे पास हमारी यूलिंग जियाओ है, उसे हमें वापस कर दो। तो लेंसू का रियल नेम यूलिंग जियाओ है, इसलिए यहाँ पर यूलिंग जियाओ कह रहे हैं। मार्शल गार्ड के अलावा टाइशेंग के पास जितने भी वॉरियर्स खड़े होते हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड हैं। तो सारे भी उनसे कहते हैं हाँ जल्दी से हमारी लेंसू को वापस करो वरना हम सभी लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम सब लोग टिक नहीं पाओगे। टिप्टन विला के सेक्टर लीडर भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये सारे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आए हैं, जबकि वहीं पर 9th यंग मास्टर को भी दिखाते हैं, वो अपने घुटने टेकर बैठा होता है। लीडर 9th यंग मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ये ना सिर्फ एक प्रिंस है जो कि रोसफिंग डायनेस्टी के एम्परर का बेटा है बल्कि डिसेंडेंट है इटर्नल डिवाइन माउंटेन का। ये यहाँ पर अपने साथ 10 मार्शल आर्ट्स के गार्ड को लेकर आया है और वो सारे की सारी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अपनी बैटलशिप को भी साथ ही लेकर आया है। कशी हमारे ऊपर अटैक कर देता है तब भी हम लोग उस लड़की को यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, उस लड़की को छोड़ दो और उसे जाने दो। 9th यंग मास्टर अपने लीडर से कहता है लीडर आपको पता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट वेपन है, अगर हम लोग अपनी डिवाइन स्वर्ड को डिस्पैच करेंगे तो इन सभी को एक ही बार में मार सकते हैं, चाहे वहाँ पर कितने ही मार्शल आर्ट्स के गार्ड क्यों ना हो। लीडर उसे कहते हैं बच्चों वाली बातें मत करो, तुम्हें पता है कि डिवाइन स्वर्ड को लॉन्च करने के लिए कितने ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं और हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए इतने ज्यादा रिसोर्सेज को खर्च कर दे। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंस को मार भी देते हैं तो तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एम्परर हुड यहाँ पर आएगा और तुम्हें लगता है कि एम्परर रोसफिंच कोई आम बंदा है। फिर साथ ही लीडर उनसे कहते हैं जाओ जल्दी से उस लड़की को लेकर आओ और फिर वो लड़की को ले आते हैं, यानी हमारी लेंसू को लेकर आ जाते हैं। लेंसू उन सभी से कहती है तुम लोग मुझे टाइशेंग के हवाले नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी, तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहीं से कहीं और चली जाऊंगी पर मुझे टाइशेंग के हवाले मत करो। लीडर आगे बढ़ते हैं और लेंसू से कहते हैं लड़की तुम हमारे टिप्टन विला में अचानक कहीं से आई थी और हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हारे जख्मों को हील किया और तुम्हें खाने पीने को दिया, साथ ही उसने तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। अब जबकि हमारे सामने एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन खड़ा है और वो हमारे टिप्टन विला पर अटैक करना चाहता है तो तुम्हें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा हमारे टिप्टन विला को बचाने के लिए, क्योंकि हमने तुम्हारे पर जो भी एहसान किए हैं उसका बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। लेंसू से कहती है तुमने मेरे ऊपर जितने भी एहसान किए हैं उसका बदला मैं चुका दूंगी, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के साथ उसका बदला चुकाऊंगी, लेकिन यहाँ पर टैंग टाइशेंग के हवाले मुझे मत करो क्योंकि मैं जानटियान होली लैंड से इसी की वजह से तो डर कर यहाँ पर आई थी। तुम लोग मुझे इसके हवाले करना चाहते हो तो फिर ठीक है मुझे यहीं पर मार डालो, मुझे इसके पास नहीं जाना। लीडर उसे कहती है चाहे तुम यहाँ पर मारी क्यों ना जाओ, हम लोग तुम्हारी डेड बॉडी को भी प्रिंस को दे देंगे, कम हमारी जान तो बचेगी। और साथ ही लीडर अपनी पावर को यूज करते हुए लेंसू को उड़ाकर ऊपर बैटलशिप की तरफ भेज देते हैं, जबकि लेंसू चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे टाइशेंग के हवाले मत करो। और साथ ही लेंसू बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसे वहीं पर मिंग की याद आती है। वो कहती है ब्रदर मिंग काश यहाँ पर तुम होते और मुझे बचा लेते। साथ ही लेंसू अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि अब वो टाइशेंग के हाथों में जाने वाली है, लेकिन उसी वक्त आसमान के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से हमारे मिंग की एंट्री होती है। तो हीरो यहाँ पर हीरोइन को बचाने के लिए आ गया है, वो लेंसू को आकर पकड़ लेता है और साथ ही उसने अपने फायर गार्ड की पावर्स को भी एक्टिवेट किया हुआ है। लिटिल कियांग भी उसके साथ ही है, वो लिटिल कियांग के साथ वहाँ पर एंट्री मारता है और लेंसू को भी उठा लेता है। मिंग लेंसू को उठाने के बाद कहता है लेंसू मैं आ गया हूँ। लेंसू भी मिंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टाइशेंग मिंग को वहाँ पर देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है अब ये बंदा कौन है। के साथ वाला मास्टर से कहता है मास्टर मुझे लगता है कि इस लड़के का नाम जी मिंग है, इसने हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया था और वहीं पर इसने इस लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप को भी जाहिर किया था। लगता है कि ये यहाँ पर इसी लड़की को बचाने के लिए आया है, ये भी इस लड़की का एक आशिक है। प्रिंस कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की मुझसे इसी वजह से दूर भाग रही है क्योंकि पहले से इसका एक बॉयफ्रेंड है और वो ये लड़का है। हालांकि ये लड़का एक काफी अच्छा जीनियस दिखाई दे रहा है, लेकिन
लेकिन ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अब ये लड़का मरने वाला है। टिप टैन विला के मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं, यंग प्रिंस, हमने तुम्हारी लेंसू यानी इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब ये तुम जानो और ये लड़का जाने, अब हमारा इसके कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर से हट जाओ। और इस तरह टिप टैन विला वाले अपनी जान तो बचा लेते हैं। मिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए लेंसू की बेड़ियों को तोड़ देता है। लेंसू चिल्लाते हुए रोना शुरू कर देती है और मिंग के गले लग जाती है और उसे कहती है, तो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं वरना ये सभी हमें मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है, हम लोग यहाँ से भागकर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे आसपास की सारी स्पेस को लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी एस्केप चार्म को यूज नहीं किया जा सकता, ना ही हम लोग किसी किस्म के स्पेशल वेपन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मार्शल गार्ड्स हैं जिन्होंने स्पेस को लॉक किया हुआ है। वो पावरफुल मार्शल गार्ड जो कि प्रिंस का साथी है, वो मिंग से कहता है, लड़के तुम तो सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर राम में हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गार्ड्स की पावर को यूज करने की? तुमने यहाँ पर यांटियान कॉन्टिनेंट के लोगों की गार्ड्स की पावर को चोरी करके यूज किया है, लेकिन इन पावर्स को यूज करने के बावजूद भी तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम फाइट में मुझे हरा सकते हो जो कि एक बहुत ही पावरफुल मार्शल गार्ड हूँ? मिंग प्रिंस की तरफ देखता है और उसे कहता है, प्रिंस टाइशेंग, अगर तुम लेंसू को यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर करूंगा। प्रिंस आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम्हारे जैसे छोटे कीड़े मकोड़े को लगता है कि वो मेरे जैसे एक महान प्रिंस के ऊपर कोई एहसान कर सकता है? तुम काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। मिंग उसकी तरफ देखता है और प्रिंस से कहता है, तुम्हें इस जब सारी बात मजाक लग रही है, तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हूँ, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार सकता हूँ? ये बात सुनते ही प्रिंस टाइशेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मार्शल गार्ड से कहता है, जाओ और जाकर इसको मार डालो। इसने प्रिंस के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की है। मिंग लेंसू को छोड़ता है और जल्दी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने लिटिल कियांग से कहता है, लिटिल कियांग चलो जल्दी से अपने पॉइजन को रिलीज करो। तो वो अपने मुंह से पॉइजनस गैस को रिलीज करता है, जबकि मिंग अपने मुंह से फायर को निकालता है और उस पॉइजन के साथ उस फायर का इफेक्ट बहुत ही बढ़ जाता है और वहाँ पर सामने एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन क्योंकि इसका सामना एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड के साथ है, इसलिए वो मार्शल आर्ट्स के गार्ड उस फायर को बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। उस फायर पावर को ब्लॉक कर लेने के बाद प्रिंस टाइशेंग कहता है, तो क्या ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन किलिंग मूव था? लगता है कि तुमने अपनी सारी पावर को यूज कर दिया और तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाए। मेरे पास बहुत ही पावरफुल मार्शल गार्ड्स हैं, इन सभी के सामने चाहे तुम कौन से भी स्किल को यूज कर लो, तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे। फिर प्रिंस अपने मार्शल गार्ड से कहता है, जाओ और जाकर इस लड़के को मेरे लिए पकड़ कर लाओ, इस लड़की को जिंदा लाना और इस लड़के को बेशक मार दो। फिर से एक मार्शल गार्ड अपने मुंह से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके सामने जितनी भी फायर और वो पॉइजन होता है उस सब को वहाँ से हटा देता है। इसी वक्त वो सामने की तरफ देखते हैं तो मिंग अपने लिटिल कियांग के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। वो कहती है, तो इन्होंने यहाँ पर एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की ताकि यहाँ से भाग सके। प्रिंस कहता है, लगता है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, जाओ जाकर उसको पकड़ो। में से एक मार्शल गार्ड कहता है, प्रिंस मेरी तरफ देखो, मैं आपके लिए उस लड़की को लेकर आता हूँ और साथ ही उस लड़के को मार दूंगा। और वो बड़ी स्पीड के साथ मिंग का पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। मिंग मास्टर को वार्निंग देती है और कहती है, मास्टर एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड आपके पीछे बहुत ही स्पीड से आ रहा है, बहुत ही जल्दी वो हमें पकड़ लेगा। यहाँ पर लेंसू मिंग से कहती है, ब्रदर मिंग तुम्हें यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मेरे साथ ही मारे जाओगे। तुम मार्शल आर्ट्स के गॉड्स के साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो। उसे फिर से गले से लगा लेता और कहता है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, आज मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। इसी वक्त मिंग के पीछे से रिफ्ट ओपन होती है और उसके अंदर से वो मार्शल गार्ड निकल आता है। मिंग पहले तो अपने फायर वाले मूव को यूज करते हुए उस मार्शल गार्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स का गार्ड है इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इसकी फायर को चीरता हुआ मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार लेकर मिंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि फायर गार्ड की पावर्स को यूज करते हुए आप इस मार्शल गार्ड को हरा सकते हैं। मिंग कहता है, मिंग ये बात तो मुझे पता है कि मैं इसको नहीं हरा सकता। फिर साथ ही वो अपने मैरिस्टैले से कहता है, मैरिस्टैले मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने मेरे पास मेरिट पॉइंट्स हैं, जितने मेरे पास मार्शल कॉइन्स हैं और जितने मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स हैं, उन सभी को फ्रीली यूज करो और मुझे एक ऐसा वेपन दो जिससे मैं किसी मार्शल आर्ट्स के गार्ड को मार सकूं। मैरिस्टैले उसके बहुत सारे मार्शल कॉइन्स को कंज्यूम करने के बाद उससे एक तीर कमान दे देता है। मिंग उस तीर कमान को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके अंदर तीर लोड करने के बाद उस मार्शल आर्ट्स के गार्ड की तरफ निशाना लगाता है। उस मार्शल आर्ट्स के गार्ड को तो कुछ समझ भी नहीं आती कब तीर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, वो इतनी स्पीड के साथ गुजरता है। मार्शल आर्ट्स का गार्ड वहीं पर हैरान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड हूँ, लेकिन फिर एक ही अटैक के साथ इसने मेरी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहीं पर वो नीचे की तरफ गिर जाता है और कहता है, इसके हाथ में तो बहुत ही टेरिफाइंग वेपन है। मिंग ने जहाँ पर जिंदगी में पहली बार एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड को मार दिया है। ये देखकर टाइशेंग के साथ जितने भी दूसरे मार्शल आर्ट्स के गार्ड होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान और घबराए हुए होते हैं कि आखिर इसके पास कौन सा किलिंग वेपन है जिससे इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ एक मार्शल आर्ट्स के पावरफुल गार्ड को मार डाला। मिंग अपने तीर कमान में फिर से एक तीर को लोड करता है और उनकी तरफ निशाना लगाते हुए उनसे कहता है, अब किस में हिम्मत है, आओ यहाँ पर। आज यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 280 का एंड करने वाले हैं।